हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 मार्क्स का इसका वेटेज होता है एग्जाम में। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जो केंद्रीय बैंक है जिसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। ऑफ सेंट्रल बैंक, इसका मतलब है कि जो फंक्शंस हैं केंद्रीय बैंक की, क्या कार्य हैं, क्या कार्य करता है जो आरबीआई है बच्चों। तो पहला फंक्शन है बच्चों इसका करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू या प्रिंटिंग करने वाला ये एक अथॉरिटी है जो प्रिंट करती है बच्चों, नोटों को प्रिंट करना अर्थात इशू करना। ओके, तो क्या है बच्चों, ध्यान से समझते हैं इसको कि कौन है जो करेंसी अथॉरिटी है। तो जो सेंट्रल बैंक है हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। देश में जो एक सिंगल अथॉरिटी है बच्चों जो इशू करता है करेंसी को, वो है आपका सेंट्रल बैंक। अगर हम इंडिया की बात करें, आरबीआई हैज़ द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स, कि आरबीआई के पास एक सिंगल अथॉरिटी है जिसके पास राइट होता है, अधिकार होता है इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स। पेपर जो करेंसी नोट्स हैं उनको इशू करने का अधिकार होता है उसके पास। कौन है वो? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि उसके पास करेंसी नोट्स जो हैं उनको इशू करने का राइट्स है, एक्सेप्ट किसको छोड़ते हुए? 1 रुपी नोट्स और कॉइन्स, जो सिक्के वगैरह होते हैं 1 रुपये का नोट, उसको छोड़ते हुए बाकी जितने भी पेपर करेंसी नोट्स हैं, जैसे 20 रुपये का, 50 रुपये का, 10 रुपये का, 100, 500, तो इनको प्रिंट करने का अधिकार जो है आरबीआई के पास है। तो यही है जो इशू करता है पेपर करेंसी नोट्स, आरबीआई। ओके, 1 रुपये का नोट और कॉइन जो है इशूड करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अर्थात गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप एग्जाम में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इशू करता है 1 रुपये का नोट और कॉइन्स, जो सिक्के वगैरह होते हैं, और 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। जबकि 1 रुपीज़ नोट के ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। ओके, और जो अदर करेंसी नोट्स हैं बियर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर आरबीआई है उसके सिग्नेचर, जो अदर करेंसी नोट हैं 1 रुपये के नोट को छोड़कर। ओके, बाकी सभी जितने भी नोट्स हैं उन पर गवर्नर जो आरबीआई है उसके सिग्नेचर होते हैं। सेंट्रल बैंक इशूड ऑल द करेंसी इन इट्स मॉनेटरी लाइबिलिटी, जो सेंट्रल बैंक है इशू करता है सारी करेंसी को इज इट्स मॉनेटरी लाइबिलिटी पर। एक मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो करेंसी को, जितनी भी करेंसी है उनको इशूड करता है आरबीआई। अर्थात हम ये कह सकते हैं सेंट्रल बैंक इज ओब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद एसेट्स, कि उसको जितने नोट्स प्रिंट करने हैं, इशू करने हैं, उनके हिसाब से उनकी वैल्यू कितनी है, उसके एसेट्स अपने पास उसको रखने होते हैं इक्वल वैल्यू के। जैसे गोल्ड कॉइन्स हैं, सोने की बात करें हम, उसके सिक्के, फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो इस तरह के उसको एसेट्स अपने पास उनको रखना होता है, जब भी करेंसी को क्या कर सकते हैं, वो प्रिंट कर सकते हैं उतनी वैल्यू की। ओके, तो इसमें पहला आपका करेंसी अथॉरिटी ये फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में आपने इस तरह से आपने इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। दूसरा है बच्चों बैंकर टू द गवर्नमेंट, नाम से क्लियर है कि ये सरकार का बैंकर है। जैसे हमारे लिए बच्चों पब्लिक के लिए कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वो बैंकर का काम करते हैं, इसी प्रकार से गवर्नमेंट के लिए आरबीआई जो है बच्चों बैंकर का काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सरकार के लिए जो आरबीआई है बच्चों बैंकर की तरह काम करता है, एक एजेंट की तरह वर्क करता है बच्चों,
और उसका एडवाइज़र, सरकार का एडवाइज़र भी है, उसका भी की तरह उसको सरकार का काम करता है एडवाइज़र के रूप में। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपने क्लियर करना है एग्जाम में 3 मार्क्स में। एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक मेक्स एंड रिसीव पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के बिहाफ पर जो सेंट्रल बैंक है उससे क्या होता है बच्चों, वो मेक्स एंड रिसीव पेमेंट्स, कि वहाँ से जो है सरकार, गवर्नमेंट जो है बैंक से अपना रिसीव कर सकती है पेमेंट। जैसे हम लोग बैंक से वहाँ से जाकर पैसा वहाँ से रिसीव कर लेते हैं, एसबीआई में गए और वहाँ से अपना पैसा ले लिया, ऐसी गवर्नमेंट है आरबीआई से क्या करती है, वो पेमेंट को रिसीव कर लेती है। तो इसलिए वो बैंकर की तरह काम करना है। तो इसका मतलब है कि जो आरबीआई है वो एक बैंकर की तरह काम करता है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। एज एन एजेंट, एजेंट के लिए भी वर्क करता है। कैसे? सेंट्रल बैंक कंडक्ट द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सरकार के बिहाफ पर जो सेंट्रल बैंक है वो सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकता है और परचेज भी कर सकता है। तो एक तरह से क्या है बच्चों कि आरबीआई एजेंट की तरह काम करता है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। एज एन एडवाइज़र, एडवाइज़र के लिए भी बीच बीच में उस सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है आरबीआई गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल बैंक एडवाइजेज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर सरकार को एडवाइस देता रहता है सेंट्रल बैंक किस ऑन मॉनेटरी, बैंकिंग और फाइनेंशियल मैटर, कि मॉनेटरी मैटर हो या बैंकिंग या फाइनेंशियल मैटर हो, उसके आधार पे बच्चों वो एडवाइस देता रहता है समय समय पर। कोई भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को तो बीच बीच में उसको क्या करता रहता है बच्चों, सलाह देता रहता है आरबीआई। तो 2 कंप्लीट हो गए बच्चों, करेंसी अथॉरिटी पहला फंक्शन, दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट, तीसरा है बच्चों बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। नाम से क्लियर है कि बैंकर्स बैंक है, बैंकों के लिए बैंक, अर्थात बैंकों के ऊपर जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, एक ऊपर बैंक होता है जिसे बोलते हैं हम सेंट्रल बैंक, तो बैंकर्स बैंक है। तो वो कॉमर्शियल बैंकों के लिए जो आरबीआई है क्या काम करता है, वो यहाँ पर अपने इस फंक्शन में क्लियर करना है। और आरबीआई सुपरवाइजर भी है कॉमर्शियल बैंकों के लिए, वो भी आपने यहाँ पर क्लियर करना है। जैसे ये आरबीआई है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हैं हमारे जो डिब्बे आप देख रहे हैं, ये कॉमर्शियल बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं। तो क्या करते हैं कॉमर्शियल बैंक, डिपॉजिट करते हैं बच्चों अपना जो सरप्लस है आरबीआई में, और वहाँ से अगर उन्हें ज़रूरत है तो वहाँ से वो लोन भी ले सकते हैं। एक तरह से क्या है बच्चों कि जो आरबीआई है वो पब्लिक के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता, केवल आरबीआई का जो रिलेशन है बैंकों के साथ है, जो कॉमर्शियल बैंक हैं, गवर्नमेंट के साथ है रिलेशन। लेकिन आरबीआई का जो रिलेशन है, जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह है, लेन देन जो है वो पब्लिक के साथ नहीं होता। एक बात और ध्यान रखें कि जब आरबीआई के पास डिपॉजिट किया जाता है पैसा, जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो सीआरआर के रूप में जमा करते हैं। तो जो पैसा आरबीआई के पास जमा होता है बच्चों, अगर कॉमर्शियल बैंकों को पैसे की आवश्यकता है तो वो उनको लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है? एज ए बैंकर द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स, जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई वो लोन देता है बच्चों, ऋण देता है टू कॉमर्शियल बैंक टू हेल्प देम व्हेन दे नीड फंड्स। अगर उन्हें फंड्स की आवश्यकता है तो सेंट्रल बैंक जो है उनको लोन भी प्रोवाइड करता है, अर्थात उनकी हेल्प करता है।
दूसरा, इट आल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक से क्या करता है वो, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। जस्ट लाइक, कैसे, कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जैसे कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को फ्रॉम पब्लिक से, जनता से, उसी प्रकार से सेम कॉमर्शियल बैंक से जो आरबीआई है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। वही प्रोसीजर है, डिपॉजिट किया कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई में और वहाँ से लोन मिल गया। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, द सेंट्रल बैंक इज़ नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता। इट्स ओनली डील विद द अदर बैंक्स, केवल ये किसको डील करता है बच्चों, जो अदर बैंक्स हैं उनको वो डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कीप्स ए पार्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स कैश एज ए कंपल्सरी डिपॉजिट विच इज कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशो, उसको बोलते हैं बच्चों हम कैश रिजर्व रेशो। ये है, देखिए बच्चों कि ये आरबीआई है, ये हो गया आपका कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में पैसा जमा हुआ, पब्लिक ने पैसा जमा किया, डिपॉजिट किया पब्लिक ने, तो जब पब्लिक पैसा जमा कर देती है, यहाँ पर पब्लिक जनता है, उसने पैसा जमा किया डिपॉजिट, इस पैसे को जो टोटल जमा हुआ था उसका कुछ परसेंटेज LRR के रूप में कॉमर्शियल बैंक ने अपने पास रख लिया, कॉमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा, जिसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। और ये किसने कहा होगा बच्चों, ये कहा होगा आरबीआई ने। तो सपोज ये 100 है, उसमें से आरबीआई कहता है कि कुछ पैसा हमारे पास जमा करें सीआरआर के रूप में, मिनिमम परसेंटेज सपोज वो है 20, तो बचा कितना हो गया 80, इसे बोलते हैं एसएलआर, और ये जो 20 है इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। तो वही बात है यहाँ पर, इट कीप्स ए पार्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कुछ पार्ट जो है वो कहाँ पर रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। ये आरबीआई है, ये कॉमर्शियल बैंक हैं, कुछ पैसा जो डिपॉजिट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है वो, तो आरबीआई के पास रखते हैं। किस रूप में रखते हैं, सीआरआर के रूप में, कैश रिजर्व रेशो, ये कंपलसरी डिपॉजिट है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल बैंक यूजेस द रिजर्व सीआरआर टू गिव लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक व्हेन रिक्वायर्ड। अगर कॉमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत है लोन्स की, तो क्या करते हैं जो सेंट्रल बैंक हैं, जो सीआरआर यहाँ पर जमा हुआ है, सीआरआर जमा हुआ कॉमर्शियल बैंक के द्वारा आरबीआई में, आरबीआई में जो सीआरआर जमा हुआ है उसी पैसे को वो जो अदर बैंक्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर कॉमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत पड़ती है लोन की तो उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं, अर्थात जो सीआरआर जमा हुआ है उसका यूज़ कर लेते हैं लोन्स में, किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को देने के लिए। ओके, एज ए सुपरवाइजर की तरह भी काम करता है कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुपरवाइजर की तरह भी वर्क करता है। कैसे, ये आरबीआई है और वो देख रहा है सब बैंकों को, एसबीआई, पीएनबी, सब पर उनकी निगाह है, सभी को देख रहा है, इसका मतलब सुपरवाइजर है वो इन सभी का। जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनके लिए क्या है वो, सुपरवाइजर, अर्थात उन पर निगाह रखता है, देख रेख रखता है उसकी, कि जो मैंने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं समय समय पर देखता रहता है, क्या उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है उनको। तो ये सब जो आरबीआई है उन पर निगाह रखता है। तो द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो फंक्शनिंग है उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये सेंट्रल बैंक का काम है, जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई। अच्छा, इट सुपरवाइजेज बैंक्स इन मैटर्स लाइक, किस तरह के मैटर्स हो सकते हैं वो, जैसे लाइसेंसिंग, अगर कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस कौन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कौन देगा बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर ब्रांच एक्सपेंशन करनी है
जो शाखाएं अपनी बढ़ानी है तो उसकी परमिशन भी कौन देगा बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स को लिक्विडिटी में चेंज करना है तो उसकी परमिशन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा, अर्थात सुपरवाइजर कर रहा है, सुपरवाइजरी। मर्जर्स, अगर कोई बैंक काम नहीं कर रहे हैं, उनमें काम की प्रॉब्लम है, अकाउंट्स कम खुले हैं, तो अगर मर्जर करने की बात आती है बैंक्स में तो उनको एक, जैसे देना बैंक है, विजय बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों को ऐड करके जोड़कर मर्जर कर दिया और एक नया बैंक बना दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। तो ये होता है मर्जर। अगर वाइंडिंग अप करना है तो कौन परमिशन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मर्जर के लिए भी, और वाइंडिंग अप करना है तो उसके लिए भी जो परमिशन देता है बच्चों वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो क्या है, सबको देख रहा है, सारे काम कर रहा है उसका सुपरवाइजर। RBI क्या है? एक सुपरवाइजर है बट्टू, बैंकों के बैंक, अर्थात बैंकों का, कॉमर्शियल बैंक्स का सुपरवाइजर। इट आल्सो कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन, और रेगुलर क्या होता है? वो इंस्पेक्शन करता रहता है, कभी भी किसी बैंक में जा सकता है। टू मेक श्योर बैंक्स फॉलो रूल्स एंड ऑपरेट सेफली, कि जो उसके रूल्स और ऑपरेट है वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सेफली, तो उस पर विशेष ध्यान रखता है वो। तो ये बच्चों आपके 3 फंक्शन हो गए, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट्स, और बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगला जो आएगा आपका कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये अगला जो फंक्शन है बच्चों, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है बच्चों? ये कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कौन कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को एंड क्रेडिट को? क्लियर है, क्योंकि फंक्शंस किसके हैं? सेंट्रल बैंक के। तो कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल बैंक, RBI। तो RBI के पास कंट्रोल कैसे करेगा? उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं उसके पास मॉनेटरी पॉलिसी के, उनको यूज़ करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको रिड्यूस, कम भी कर सकता है। तो बच्चों क्या होता है देखिए, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, इट मीन्स दैट द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। बाजार में सप्लाई ऑफ मनी को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के समय, अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है, लोगों के पास बहुत पैसा है, एंड डिफ्लेशन, मंदी आ गई है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो उस केस में कैसे कंट्रोल करता है जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, जिससे कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी कैन बी मेंटेन्ड, जिससे इकोनॉमी क्या हो जाए बच्चों? स्टेबिलिटी आ जाए इकोनॉमी में, मेंटेन होनी चाहिए स्टेबिलिटी, ना ज़्यादा महंगाई हो और ना ज़्यादा मंदी हो, स्टेबल होनी चाहिए। तो बच्चों RBI मेक्स यूज ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं। तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से टूल्स हैं या मेथड्स हैं? तो पहला है बच्चों CRR, कैश रिजर्व रेशो, जिसे बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव टूल्स। एक क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो CRR जो है किस में आएगा बच्चों? क्वांटिटेटिव टूल्स में। क्या मतलब है इसका? पहले मीनिंग समझते हैं। इट रेफर्स टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट दैट हैज टू कीप एज रिजर्व विद RBI। इसका मतलब है कि सर्टेन परसेंट, कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट, जितनी डिपॉजिट हुआ है उसका सर्टेन परसेंटेज कहाँ रखना होता है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के पास एज ए रिजर्व उसको रखना होता है वहाँ पर।
जिसे बोलते हैं बच्चों हम CRR, कैश रिजर्व रेशो। CRR, कैश रिजर्व रेशो। क्लियर? कि मान लो इकोनॉमी वहाँ पर कॉमर्शियल बैंक में पैसा जमा हुआ, तो आरबीआई ने कहा बच्चों कि आप जो है कुछ परसेंटेज आप अपने पास रखिए एलआरआर के रूप में, और बाकी को लोन पे आप दे सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने रखा परसेंटेज में, मान लो वो है 100, उसमें से जो एलआरआर 100 है, ये देखिए, ये एलआरआर 100, उसमें से 20%, 100 का 20%, 20, ये तो आप हमारे पास जमा कर दीजिए सीआरआर के रूप में। और कितना बचा उसमें से बच्चों? 80, ये आप एसआरआर के रूप में अपने पास रखिए। एसएलआर का मतलब है आप उसको कैश रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, लिक्विड एसिड्स होने चाहिए, या अनएनकम्बर्ड जो सिक्योरिटीज हैं, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, उसके रूप में आप रख सकते हैं। तो यहां पर ये सीआरआर है, तो कितना मिनिमम परसेंटेज है वो ये कह रहा है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट दैट हैज टू केप्ट एज ए रिजर्व विद आरबीआई, जो आरबीआई के पास रखना होता है, उसे बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। अब सीआरआर क्या क्या रोल है बच्चों? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई हो रही है, इसका मतलब, महंगाई का मतलब है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, उस पैसे को कम करना है। कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई कैसे करेगा बच्चों? कि जो सीआरआर है उसको इंक्रीज करेगा। सीआरआर को क्या करेगा? इंक्रीज। अगर सीआरआर इंक्रीज हो गया बच्चों, अब सीआरआर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं, सीआरआर के रूप में कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। जब सीआरआर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास आ गया, तो कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा कम रह जाएगा, तो वो लोन कम दे पाएंगे। और कम देने से क्या होगा? इकोनॉमी में जो पब्लिक है उनको पैसा कम मिलेगा, और जब कम मिलेगा तो इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है। सीआरआर के बढ़ने से मनी सप्लाई कम, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो उनकी परचेजिंग पावर, क्योंकि पैसा कम है उनके पास, परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी बच्चों? कम। और जब परचेजिंग पावर कम हो गई है, खरीदने की जो उसकी पावर है, तो उससे क्या होगा? डिमांड भी वो कम करेंगे, गुड्स वगैरह की, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे। और जब कम करेंगे तो उनके प्राइजेस भी क्या हो जाते हैं बच्चों? कम हो जाते हैं। और जब प्राइस कम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन है, जो प्रॉब्लम चली आ रही थी, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल्ड एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी। तो इन्फ्लेशन के टाइम क्या करते हैं? सीआरआर को इंक्रीज कर दें। इन्फ्लेशन आई से बना है और इंक्रीज भी किससे बना है? आई से। तो इन्फ्लेशन के समय इंक्रीज करना है, ये ध्यान रखें। डिफ्लेशन का अगर टाइम है, अगर डिफ्लेशन मंदी आ रही है, तो उस समय इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुंचाना है। कौन पहुंचाएगा? आरबीआई। क्या करेगा? सीआरआर कम। सीआरआर कम करने से क्या होगा बच्चों कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं, सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है, अब उसको कम कर दिया परसेंटेज। कम करने से क्या हुआ कि आरबीआई के पास कम पैसा जमा होगा और कॉमर्शियल के बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रह जाएगा। तो अब क्या होगा? वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे। जब लोन प्रोवाइड करेंगे पब्लिक को, तो मनी सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई। तो सीआरआर के कम करने से मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अब मनी सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, तो परचेजिंग पावर भी लोगों की बढ़ जाती है, उससे डिमांड भी ज़्यादा करेंगी, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्राइस ही बढ़ जाएगा, तो नीचे से ऊपर आ गया। तो डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल्ड एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। क्लियर? डिफ्लेशन है तो डिक्रीज करेंगे, और इन्फ्लेशन है तो
इंक्रीज करेंगे। ये आपने याद रखना है। जो ये बात मैंने यहाँ कही है वो ऐसे लिखनी है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीजेस सीआरआर। इन्फ्लेशन के समय आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को इंक्रीज करेगा, जिससे सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट कैन डिक्रीज। ये मनी सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज, विच लीड्स टू डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। और तो परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे लिखना, जैसे ये हमने बनाया है उसको यहाँ पर आपने लिखना है। ड्यू टू डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल के होने से डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्लाइन। ये डिमांड कम, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी क्या हो जाएंगे, रिडक्शन, अर्थात कम हो जाएंगे। और ड्यू टू दिस द इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कैन बी कंट्रोल्ड। बिल्कुल जैसे हमने ये बना रखे हैं एरो, आप ये बनाकर फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ड्यूरिंग डिफ्लेशन के समय बिल्कुल इसका उल्टा लिखना है। आरबीआई क्या करेगा, डिक्रीज। डिफ्लेशन डी से बना है और डिक्रीज डी से बना है, ध्यान रखें, याद रखने का तरीका। इन्फ्लेशन आई, इंक्रीज आई, इनका विशेष ध्यान रखें। आरबीआई डिक्रीज सीआरआर सो दैट सप्लाई ऑफ द मनी इन द मार्केट कैन बी इंक्रीज। मनी सप्लाई बढ़ गई। लीड्स टू इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल। ड्यू टू इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल डिमांड ऑफ द पीपल विल इंक्रीज। परचेसिंग पावर बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, और इससे क्या हुआ, प्राइस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। इससे डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाती है। कोई भी एग्जाम में आए, जो भी आप टूल्स पूछे, तो अगर इन्फ्लेशन है तो आई इंक्रीज करेंगे, और डिफ्लेशन है तो डिक्रीज करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा टूल्स है, SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। तो SLR के बारे में वही प्रोसीजर है कि आरबीआई ने कहा कि आप परसेंटेज के रूप में, मान लिया 20% कहा, तो सपोज वो है आपका 100 रुपीज़ आप अपने आप रखें LRR के रूप में। उसमें से 20%, 100 का 20%, 20 ये CRR के रूप में हमारे पास जमा करें आरबीआई, और कितना बचा, 80, ये SLR के रूप में अपने पास रखें। तो यहाँ पर SLR है, जो उसने पैसा अपने पास रखना है। किसके रूप में, कैश के रूप में रख सकता है, गोल्ड के, कि जो लिक्विड एसिड्स होने चाहिए। और थर्ड है आपका अनएनकम्पर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, गिरवी नहीं होनी चाहिए वो, ऐसा आप रख सकते हैं। तो SLR है, क्या मतलब है, इट्स रेफर्स टू द सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट। टोटल डिमांड डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज, कुछ परसेंटेज, दैट इज केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक इटसेल्फ एज ए रिजर्व। रिजर्व के रूप में उसने अपने पास रखना है, जिसे बोलते हैं स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या करेंगे, जैसे CRR में किया है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन है तो SLR क्या करेंगे, इंक्रीज। उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम, परचेजिंग पावर कम, डिमांड भी कम, प्राइस कम, और इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल्ड। SLR इंक्रीज करने से क्या होगा बच्चों, कि SLR बढ़ गया, तो SLR बढ़ने के से कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं, अब SLR उनका इंक्रीज हो गया, उनके पास ज़्यादा रहा। ज़्यादा रहने से क्या होगा, कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी। तो बच्चों SLR को क्या करना पड़ेगा, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन में इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों, इकोनॉमी में कम हो जाएगी। क्योंकि SLR बढ़ गया, जब SLR ज़्यादा हो गया तो पब्लिक को जो है पैसा वो कम दे पाएंगे, और जब कम देंगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या होगी, कम। इससे क्या होगी, लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, इससे डिमांड भी कम और प्राइस भी कम। इन्फ्लेशन प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, कंट्रोल्ड, और स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में क्या आ गई, स्टेबिलिटी। सिमिलरली है ड्यूरिंग डिफ्लेशन के समय, डी से डिफ्लेशन,
और डी से डिक्रीज, एसएलआर को कम कर दिया। अब एसएलआर कम तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब एसएलआर कम रखेंगे अपने पास तो ज़्यादा लोन देंगे, पब्लिक पर ज़्यादा पैसा चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो जाएगी। और इंक्रीज़ होने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा आ गया ज़्यादा, तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है और डिमांड भी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज़, और प्राइस भी क्या हो जाएगा, कमोडिटी वगैरह का इंक्रीज़। इसका मतलब है जो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम चली आ रही थी वो कंट्रोल होगी एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी में। जैसे हमने ये लिखा है एग्ज़ाम में, आप इसको वैसे आप लिख सकते हैं जैसे मैंने CRR में आपको बताया था कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन में जैसे आपने ये लिखा है इंक्रीज क्या इफ़ेक्ट करा, वो आपने लिखना है। अगला है बच्चों, थर्ड है टूल्स, रेपो रेट, और एक है आपका उसमें बैंक रेट। रेपो रेट का मतलब है शॉर्ट टर्म का है, जो लोन मिलेगा वह शॉर्ट टर्म, और बैंक रेट का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए लोन। इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटिटेटिव टूल्स, ये याद रखें, क्वांटिटेटिव है। इट रेफर्स टू रेट, ये वो रेट है बच्चों, रेपो रेट या बैंक रेट दोनों की डेफिनेशन सेम है, केवल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का याद रखना है। अगर रेपो रेट है तो शॉर्ट टर्म और बैंक रेट है तो लॉन्ग टर्म्स के लिए लोन लेना। इट्स रेफर्स टू द रेट इट विच कॉमर्शियल बैंक्स टेक्स लोन्स फ्रॉम RBI, कि RBI से क्या लेते हैं बच्चों, लोन लेते हैं। कौन? कॉमर्शियल बैंक। तो उसका रेट देना पड़ेगा, अर्थात उसको किसी दर पे तो मिला होगा, तो वो आपने पे करना है। अब पैसा किसने लिया? कॉमर्शियल बैंक ने RBI से लोन लिया, तो कॉमर्शियल बैंक क्या देंगे बच्चों, रेट, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं हम रेपो रेट। किस, और वो भी किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। लोन कैसे मिला उनको? शॉर्ट टर्म के लिए मिला, इसलिए उसे कहते हैं रेपो रेट। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लंबे समय के लिए, तो उसे बोलेंगे हम बैंक रेट। अर्थात लोन लेना है कहाँ से? RBI से। कौन लेगा? कॉमर्शियल बैंक। ओके, रेपो रेट और बैंक रेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के समय वही है, रेपो रेट या बैंक रेट। ओके, वैसा ही हो सकता है। अगर रेपो रेट है तो रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा, चूंकि इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट के बढ़ते ही जब पैसा कॉमर्शियल बैंक ने RBI से पैसा लोन लिया, तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, कि पहले 4 चल रहा था, 4% का रेट, फिर उसके बाद कर दिया उन्होंने 10%। अब 10% का वो रेट चुका रहे हैं, पैसा लिया कॉमर्शियल बैंक ने। अब पब्लिक को उन्होंने लोन देना है, तो वो 10 पे तो देंगे नहीं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? 15%। जब 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक से लेंगे, तो पब्लिक क्या करेगी? मना करेगी, जी हम नहीं लेंगे, बहुत महंगा हो रहा है तो रेट। तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी, चूँकि लोगों के पास पैसा नहीं गया। इससे परचेजिंग पावर भी कम, डिमांड भी कम, और प्राइस भी कम हो जाएगा। इससे इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल्ड। और अगर डिफ्लेशन के समय है तो रेपो रेट को क्या कर देंगे बच्चों? अब क्या, कम कर दो। कम करने से क्या हुआ कि मान लो 4% चल रहा था, तो 4% के रेट पे मिला उन्हें, कॉमर्शियल बैंक को जब लोन लिया, वो क्या हो गया, उन्होंने 3 कर दिया। तो इससे क्या होगा बच्चों, 3% है तो 4% पे लिया, अब 3% उन्होंने कर दिया RBI ने। तो इसका मतलब है पब्लिक के पास अब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, उन्हें कम चुकाना पड़ेगा, तो पब्लिक का मन करेगा पैसा लेने के लिए, तो वो ज़्यादा पैसा लेंगे। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों, इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, जनता के पास पैसा आ गया। पैसा आने से परचेसिंग पावर बढ़ गई, डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई, और प्राइस भी इंक्रीज़, और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल्ड। तो ये है बच्चों SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। इनका प्रयोग करके इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई हो रही है बच्चों, उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है RBI।
अगला है बच्चों रिवर्स रेपो रेट। अब क्या उल्टा हो गया, बैंक रेट रेपो रेट क्लियर हो गया, रिवर्स रेपो रेट उल्टा है। इट्स रेफर्स टू द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर मनी विद आरबीआई। जो कॉमर्शियल बैंकों के पास सरप्लस होता है उसको वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, या अगर वो आरबीआई कहता है कि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, आप हमारे पास पैसा जमा करो, तो वो क्या करेंगे, कॉमर्शियल बैंक अपना जो पैसा है वो आरबीआई के पास जमा कर देंगे, इससे उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी कर सकते हैं वो कि इट्स रेफर द रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर मनी विद आरबीआई। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि ये वो रेट है जिसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे हम। कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर मनी, अपने मनी को कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास उसको क्या कर देते हैं बच्चों, डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। उस पर जो रेट देना होगा वो क्या है, रिवर्स रेपो रेट। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के समय रिवर्स रेपो रेट, तो बच्चों ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के समय जो रिवर्स रेपो रेट है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। चूँकि इन्फ्लेशन है, आई से बना है, तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज। जब इंक्रीज हो गया रिवर्स रेपो रेट कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से पैसा अपना जमा करा लिया, कॉमर्शियल बैंकों ने अपना सरप्लस वहाँ पर जमा कर दिया आरबीआई के पास, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे दिया कि भाई मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, मेरे पास पैसा जमा करो। तो अब वो उनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी पब्लिक को लोन देने की कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा बच्चों कि जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगी, क्योंकि लोग लोन लेना नहीं चाहेंगे। चाहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा ही नहीं है, उन्होंने सारा पैसा कहाँ डिपॉजिट कर दिया, आरबीआई के पास। तो जब आरबीआई के पास पैसा चला गया तो अब उनके पास पैसा ही नहीं है, तो पब्लिक को वो पैसा अर्थात लोन नहीं दे पाएंगे कॉमर्शियल बैंक। इसका मतलब मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम तो परचेजिंग पावर भी कम, डिमांड कम और प्राइस भी कम हो जाता है। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सारा सेम है, जैसा हमने रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर जितने भी टूल्स थे सब में बिल्कुल सेम इस तरह से आपने करना है वर्क। ड्यूरिंग डिफ्लेशन के समय क्या होगा बच्चों, रिवर्स रेपो रेट कम कर दो। जब रिवर्स रेपो रेट कम हो गया कि भाई आरबीआई ने कहा कि भाई मैं जो हूँ अब मैंने क्या करा, जो इंटरेस्ट में अब कम लूँगा, कम दूंगा आपको। जब कम देगा तो कॉमर्शियल बैंक पैसा कम जमा करेंगे आरबीआई में जाके, तो कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, अब ये क्या करेंगे, पब्लिक को लोन ज़्यादा दे पाएंगे। इसका मतलब मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़, डिमांड भी इंक्रीज़, प्राइस भी इंक्रीज़। तो डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल हो गई और स्टेबिलिटी आ गई इकोनॉमी में। तो ये आपने याद रखें कि अगर इन्फ्लेशन है तो इंक्रीज़ करना है और डिफ्लेशन है तो डिक्रीज़। डी से डिफ्लेशन, डी से डिक्रीज़। रिवर्स रेपो रेट क्लियर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। क्या है बच्चों, क्वांटिटेटिव टूल्स। ओके, चलिए। इट्स रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन द ओपन मार्केट। खुले बाजार में जो आरबीआई के द्वारा जो सेल एंड परचेज की जाती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसकी पावर है बच्चों आरबीआई की कि कभी भी वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकता है और परचेज कर सकता है। खरीदना और बेचना वो कभी भी कर सकता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के समय। ओके, इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। कि जो उसके पास बॉन्ड वगैरह होते हैं, डिबेंचर हैं, बॉन्ड है, सिक्योरिटीज़ हैं, उनको वो कभी भी सेल और परचेज कर सकता है, अर्थात आरबीआई, जिसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के समय क्या करेगा, सेल। अब क्या करेगा, उसको सेल करेगा। सेल का मतलब बेचना। जब बेचेगा तो ध्यान दें सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू कर दिया उसने। बेचने से क्या होगा बच्चों, मार्केट में सिक्योरिटीज़ बेचनी शुरू कर दी उसने भाई,
तो क्या होगा, वहाँ से पैसा क्या हो जाएगा बच्चों, आरबीआई के पास आ जाएगा इकोनॉमी से। और जब पैसा आरबीआई के पास आ गया तो मनी सप्लाई क्या होगी बच्चों, इकोनॉमी में कम हो गई, परचेजिंग पावर भी कम, डिमांड भी कम, प्राइस भी कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड। ड्यूरिंग डिफ्लेशन के समय अब क्या करेगा, वो खरीदेगा। जो सिक्योरिटीज़ उसने पहले सेल आउट करी थी, अब क्या कर रहा है, उनको खरीदना। जैसे खरीदेगा तो पैसा जो है कहाँ चला जाएगा, इकोनॉमी में। इसका मतलब मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज और प्राइस भी इंक्रीज। इससे डिफ्लेशन प्रॉब्लम क्या हो जाती है बच्चों, कंट्रोल्ड। इकोनॉमी क्या हो जाती है, स्टेबल। बिल्कुल सारे सेम है, पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद बेटे लास्ट है आपका इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसे बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। वे तो क्वांटिटेटिव थे और ये है क्वालिटेटिव टूल्स है। क्या मतलब है इसका, इट्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कोलेट्रल एंड द वैल्यू ऑफ लोन। उनका डिफरेंस है। जैसे आप बैंक में गए तो वहाँ से आपको लोन लेना है, तो लोन कब देंगे आपको, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपने सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ उनके पास रखना होगा। मकान के कागजात हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपने रखनी होगी। जैसे मान लो आप मकान के कागज़ ले गए कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है, उन्होंने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपये। कितनी है बच्चों उसकी वैल्यू, 50,000। अब वो लोन कितना देंगे, 50,000 की तो उसकी वैल्यू है आपकी, जो आपकी प्रॉपर्टी आपने रखी है वहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में, उसकी वैल्यू 50,000 है। लेकिन लोन आप कह रहे हैं जी हमें 40,000 दो। अब 50,000 तो आपकी वैल्यू होगी, 40,000 आप मांग रहे हैं। वो कहेंगे, अगर मान लो उन्होंने 40,000 दे दिया आपको, कितना दे दिया, 40,000, तो इनका डिफरेंस कितना है, 10,000। तो ये क्या है बच्चों, ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन को जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसका मतलब डिफरेंस है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कोलेट्रल 50,000 की होगी और वैल्यू ऑफ लोन कितना है, 40,000। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 10,000। तो 10,000 क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। क्या है बच्चों, मार्जिन रिक्वायरमेंट। और इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है तो तब क्या करेगा वो, कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या करेगा, आई से बना इन्फ्लेशन, तो मार्जिन क्या करना पड़ेगा उसको, इंक्रीज करना पड़ेगा। मार्जिन इंक्रीज कैसे होगा बच्चों, देखो इन्फ्लेशन के समय मार्जिन इंक्रीज कैसे होगा, 50,000 की वैल्यू जो उन्होंने सिक्योरिटी कोलेट्रल रखा उसकी वैल्यू जो है, अब उन्होंने क्या करना है, मार्जिन को बढ़ाना है। मार्जिन कैसे बढ़ेगा, वो कह रहे हैं हमें 40,000 का लोन दो, वो बैंक वाले कह रहे हैं जी नहीं हम तो आपको 10,000 का देंगे। तो ये जब 10,000 का देंगे तो इन्होंने कितना कर लिया मार्जिन, 40,000 रुपये मार्जिन हो गया। तो जब 10,000 रुपये कह रहे हैं वो, लेकिन उन्हें चाहिए 40, तो क्या वो 10 लेंगे, 10 नहीं लेंगे भाई। इससे क्या होगा, मार्जिन बढ़ने से क्या हुआ कि मनी सप्लाई जब नहीं ले रहे लोन तो मार्जिन मनी सप्लाई क्या हो गई, कम, तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, डिमांड भी क्या हो गई, कम। इससे प्राइस भी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। इससे क्या होगा बच्चों, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल्ड और इकोनॉमी में क्या आ गई, स्टेबिलिटी, ओके, स्थिरता। ड्यूरिंग डिफ्लेशन के समय मार्जिन क्या कर दिया, कम कर दिया। अब मार्जिन कम कैसे करा उन्होंने, कि भाई 50,000 तो उसकी प्रॉपर्टी थी, मार्जिन कम कर दिया। अब वो कह रहे जी हमें चाहिए 40,000 का लोन। अब 40,000 का उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है भाई दे देते हैं 40,000, लो जी। अब उन्होंने क्या करा, 40,000 का लोन दे दिया, तो मार्जिन कितना रह गया, 10,000। इसका मतलब मार्जिन कम हो गया। तो मार्जिन कम होने से 40,000 का जब लोन मिल गया पब्लिक को, तो पब्लिक इकोनॉमी में चलेगी पैसा लेकर, तो उससे क्या होगी, मनी सप्लाई बढ़ गई, परचेजिंग पावर भी बढ़ गई, डिमांड भी इंक्रीज, प्राइस भी इंक्रीज। तो डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल्ड एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो ये बहुत ही इजी है बच्चों, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ज़्यादा इसमें ब्रेन को इतना परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा सोचें अच्छी तरह तो बहुत ही इजी है। तो बच्चों ये थे आपके
फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये आपको समझ में आ गया होगा। CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये टूल्स हैं बच्चों, इनका प्रयोग करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इकोनॉमी में कंट्रोल किया जा सकता है। किसके द्वारा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, सभी को अच्छा लगा होगा ये, और सभी बच्चे अपना ध्यान दें और अपना अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और टेक केयर बच्चों। ओके, टेक केयर।